So let's begin with our current affairs class. Every week we bring to this class पिछले पूरे हफ्ते की न्यूज और जो भी इंपॉर्टेंट है उसके साथ हम करते हैं. सेम फॉर्मेट ही फॉलो करेंगे. पहले क्वेश्चंस फिर उसके डिस्कशंस. राइट. सो यू विल हैव 6 क्वेश्चंस वीकली करंट अफेयर्स में ऑन दीज टॉपिक्स. 6 क्वेश्चंस जो ऑफलाइन है उनको चॉकलेट भी मिलती है साथ में. ज्यादा क्वेश्चंस करने की 4 एंड अबव अगर सही होगा हाईएस्ट स्कोरर गेट्स द चॉकलेट. So solve these questions first, then we'll go on further. 6 minutes for you, 6 questions. ऑनलाइन वाले लोग भी अपना स्कोर बता सकते हैं. 6 मिनट्स 6 क्वेश्चंस. 3 ये डिस्प्लेड हैं. 3 आफ्टर 3 मिनट्स चेंज हो जाएगी स्लाइड. प्लीज ट्राई आंसरिंग देम. और एक छोटी सी करेक्शन करना है, पीपीटी नहीं पॉट है. पॉट प्लांटेशन मेथड. जस्ट अ मिनट. Six minutes to you. 6 questions. Please try answering them. We'll discuss them. Six minutes to you. After 30 seconds, I'll change the link for the third, fourth, fifth, and sixth question. First 3 done, then next 3. Then we'll discuss these 6 questions.
इस बार ये सवाल यूपीएससी एंड स्टेट दोनों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। Two more minutes. I hope you all score 6 out of 6. कर दो कंप्लीट यार, इतना लंबा चौड़ा गेम भी नहीं है। डन, चलो कर लो इसको एक्सचेंज एंड लेट्स चेक देम। आओ जी, सो डिस्कस करते हैं, पहले आंसर्स चेक करते हैं प्लीज। सो द फर्स्ट आंसर इज बी बॉम्बे। डिस्कस भी करेंगे, डोंट वरी, बट अपने इवैल्यूएट करते चलो साथ साथ। ऐसे ही टेस्ट में भी ऐसे ही करते हैं हम लोग, है ना, बिगर टेस्ट में भी। फर्स्ट इज बी बॉम्बे, सेकेंड इज सी चंडीगढ़, थर्ड इज सी चंडीगढ़, फोर्थ इज बी बॉम्बे, फिफ्थ बी दिल्ली, सिक्स्थ बी बॉम्बे। राइट, सो बॉम्बे चंडीगढ़, चंडीगढ़ बॉम्बे, दिल्ली बॉम्बे। डिस्कस भी करेंगे, बट टेल मी योर स्कोर्स। ऑनलाइन वाले मैसेज पे बता देना। चॉकलेट के लिए ऑफलाइन वाले एलिजिबल होंगे, बिकॉज ऑनलाइन डिलीवरी मुश्किल है। 4 and above, highest scorer gets this chocolate. हाँ जी, सो प्लीज क्वेश्चन दोबारा दिखा दो। क्वेश्चन दोबारा दिखा दो। वो एक्चुअली सर वैसे मार्क कर लिए। जस्ट अ सेकेंड। राइट, सो ये क्वेश्चंस थे हमारे पास 1 2 3 4 5 6। इनको डिस्कस भी करेंगे, पहले ऑफलाइन वालों के स्कोर्स पूछ लेते हैं। एनीबडी स्कोरिंग 6 on 6, 5 on 6, 4? चलो चॉकलेट तो मेरी हो गई, मेरी मतलब सबकी हो गई। 3, वेल डन, 3 है। चलो 2 1 0। So chocolate is mine, but let's discuss these questions. Just a minute. State and यूपीएससी दोनों को ध्यान में रख के बनाए हैं। सो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को बनाया जाता है, क्लियर? यस, बट व्हाट इज द मिस्टेक इन द स्टेटमेंट? एवरी ईयर नहीं सर, 2015 से लेकर के हम हर 2 साल, एवरी सेकेंड ईयर बना रहे हैं। बाय इनियल बोलते हैं इसे, बाय एनुअल नहीं, बाय इनियल। सो ये चालाकी है इसमें। 9 जनवरी को मनाया जाता है जिस दिन महात्मा गांधी जी वापस आए थे, बट एवरी सेकेंड ईयर, नॉट एवरी ईयर। थीम यही है। थीम फॉर दिस ईयर वाज डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू विकसित भारत। ध्यान रखना, गांधी जी नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल हैं, तो सारी सरकारें इनके बारे में सवाल पूछ लेती हैं। सो व्हाट बिकम्स द आंसर ओवर हियर? स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है? 2 ओनली। देन कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। अब ये हर तरीके का कॉम्पिटिटिव एग्जाम ना ऑब्सक्योर ऑर्गेनाइजेशंस में सवाल पूछ रहा है, लेबर ऑर्गेनाइजेशन, माइग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो ये न्यूज में इसके ऊपर सवाल बना दिया। पब्लिशेस वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट, करेक्ट?
part of UN system, correct, right? So both of these statements are correct. Clear? Answer हो गया C. Then consider the following about Miyawaki technique. चाइनीज नहीं सर, ये जापानीज टेक्निक है. दिस इज अ जापानीज टेक्निक. ये टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, बट क्वेश्चन में देखो जापानीज की जगह चाइनीज लिखा है, राइट? इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज पॉट प्लांटेशन मेथड, करेक्ट. अब ये वाली गलत स्टेटमेंट सोचना तो बहुत मुश्किल है ना यार. सो इसको वैसे भी आप सही मान सकते थे अटेम्प्ट एंड हैक के हिसाब से, कि इतना मुश्किल गलत कैसे सोचेगा गलत. सो दिस इज करेक्ट. देन इट यूजेस फास्ट ग्रोइंग अमेरिकन वेराइटीज. नहीं जी, नेटिव वैरायटी यूज होती है इसमें, अमेरिकन वैरायटी नहीं, नेटिव. जहां पे लगा रहे हो वहां की वैरायटी यूज करते हैं, मिक्सचर ऑफ इट, कि जल्दी जल्दी उगे और छोटे छोटे डिस्टेंसेस पे डेंस फॉरेस्ट अर्बन एरिया में करें, डिस्कस करेंगे. सो आंसर हियर बिकम्स, ये गलत है, ये गलत है. सो कौन सी सही है? 2 ओनली. सी इज द आंसर, 2 ओनली, राइट? देन विच अमंग So, which among the following will be part of selection committee to select chief election commissioner? ये अभी न्यूज में रहा है, बिकॉज जजमेंट में आया था, जजमेंट में था कि सीजीआई पार्ट होगा, बट अभी इन्होंने नई एक्ट बनाई है जिसमें सीजीआई पार्ट नहीं होगा. सो इसमें से कौन से पार्ट हैं? प्राइम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन. डिटेल में देखेंगे सिलेक्शन एंड सर्च कमेटी में क्या क्या फर्क है, बट आंसर हियर इज 1 and 3, दैट इज बी बॉम्बे. 1 and 3 इज द आंसर, राइट? सीजीआई पार्ट नहीं होगा, ध्यान रखना, न्यूज इसी पे है. देन सैंटा एना विंड्स. सैंटा एना विंड्स अभी वाइल्ड फायर्स लगी हुई है लास वेगस, एलए में, लॉस एंजलिस में, अमेरिका में, कैलिफोर्निया में. तो उसके लिए वन ऑफ द रीजन इज सैंटा एना विंड्स. सो इजी सवाल था, और इसमें हैक क्या लग रहा था? ध्यान से देखो, ये भी कंट्री है, ये भी कंट्री है, ये भी कंट्री है. ये कंट्री कैलिफोर्निया कंट्री नहीं है सर. कैलिफोर्निया इज नॉट अ कंट्री. जस्ट अ मिनट. हाँ जी. सो दिस इज अ ग्रेट आइडिया ऑफ अराइविंग एट आंसर्स. दिस वी कॉल एज ऑड वन आउट टेक्निक. ये चीजें भी हम करेंगे साथ में एमसीक्यू हैक्स में, कि ये भी कंट्री, ये भी कंट्री, ये भी कंट्री. ये तो कंट्री है नहीं, ये तो स्टेट है यूएस की, कैलिफोर्निया स्टेट, राइट? सो आंसर इज द ऑड वन आउट, डी दिल्ली. देन द फुट एंड माउथ डिजीज ऑफन सीन इन न्यूज इज कॉज्ड बाय व्हिच अमंग द फॉलोइंग? ऑफन न्यूज में आ रही है, बार बार हो रहा है. नहीं पता, अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो सेफली वायरस मारो, और यही आंसर, राइट? बैक्टीरियल न्यूज ज्यादातर न्यूज में नहीं आती. ऑफन सीन इन न्यूज, नहीं पता तो वायरस मार दो, सही रहेगा, राइट? दैट्स द आइडिया. सो दीज वर द क्वेश्चंस. चलो टॉपिक्स पे चलते हैं. पहले ज्यादा सही हो रहे थे, न्यूज़ अब समझ में ज्यादा आने से पड़ी है ना, अब पता है थोड़ा. बिल्कुल. 50% सिचुएशन एडिट कर जाता है, थोड़ी बहुत जैसे गलतियां हो रही है उसकी वजह से गलत होता है. दिस इज हाउ यू प्रोसीड. पहले बिल्कुल नहीं पता होता, तुक्के उक्के लग जाते हैं, बट जब पता लगता है तो धीरे धीरे हाफ नॉलेज पे स्कोर कम होता है, फिर धीरे धीरे स्कोर बढ़ता जाता है. दिस इज हाउ वी प्रोग्रेस इन प्रिपरेशन, है ना? बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, साथ ही चलेंगे. सो टॉपिक्स आज के हमारे पास, प्रवासी भारतीय दिवस हुआ है, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन व्हाट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, इन्होंने सीरिया के लिए बजट बढ़ाया है, बात करेंगे डिटेल में. बट ऑलवेज रिमेंबर दैट आइडिया, क्वेश्चन सीधा न्यूज से नहीं, प्रीलिम में बैकवर्ड लिंकेज से और मेंस में फॉरवर्ड लिंकेज से आता है. सो वी आर ट्राइंग टू कवर दोज एस्पेक्ट्स नाउ, राइट? देन मियावाकी टेक्निक, ये यूपीएससी पूछ चुका है, स्टेट सर्विसेज उसका पीछा भी करते हैं, तो दोनों ही पूछ सकते हैं, राइट? देन रिवाइज्ड अपॉइंटमेंट प्रोसेस फॉर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, द टर्फ वॉर गोइंग इन बिटवीन द जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, उसके ऊपर एक्ट बनाई गई है. अभी इसकी डेवलपमेंट और देखनी है, इस एक्ट को भी रिव्यू करेगा सुप्रीम कोर्ट. अभी तो एक्ट बनी है, रिव्यू भी होगा, राइट? देन कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर्स, हर कोई न्यूज में देख रहा है आजकल,
कि आग लगी जंगल में, आग लग गई शहर में, बड़े बड़े लोगों के घर जल गए, राइट? सो वी हैव टू केटर टू दैट। एंड फुट एंड माउथ डिजीज ये बहुत साल बाद जर्मनी में फैली है। ये डेवलपिंग नेशंस की डिजीज होती थी, ज्यादा यहाँ फैलती थी, बट अब जर्मनी में फैल गई है। सो दैट्स व्हाई वी वांट टू केटर टू इट। देन सिल्वर नोटिस इंटरपोल की बात है। इंटरपोल ना कलर्ड नोटिस जारी करता है, ये नया निकाला है, ये पहले नहीं था। दिस इज अ न्यू नोटिस और इंडिया के लिए बेनिफिशियल होगा, राइट? देन डिफेंस का सवाल, ये तो सारी लाइन वाइज याद होनी चाहिए, कौन सी कलवारी क्लास की 6 सबमरीन्स हैं, राइट? वील लर्न दैट। देन दिस आइलैंड लोकेशन देखनी है। फैक्ट मैं बहुत दूंगा पीपीटी में, बट आपको लोकेशन पता होनी चाहिए और कौन सी स्टेट में, पाक स्टेट में, राइट? पाक स्टेट इज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। स्टेट क्या होता है? व्हाट इज अ स्टेट? कंट्रीज को कनेक्ट करते हैं, पतला सा पानी का रास्ता जो 2 बड़े लैंड मासेस को कनेक्ट करता है, राइट? जो एक्चुअली कनेक्ट करता है 2 बड़े सीज को, सेपरेट करता है लैंड मासेस को। ध्यान रखना, ये भी यूपीएससी ने गेम खेला था, राइट जी? सो कमिंग टू द टॉपिक, सबसे पहले प्रवासी भारतीय दिवस। जस्ट अ मिनट। हाँ जी, सो प्रवासी भारतीय दिवस, 18th प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया जी, ऑनरिंग द इंडियन डायस्पोरा। प्रवासी होते ही डायस्पोरा हैं, जो इंडियंस बाहर रह रहे हैं, राइट? दिस इंक्लूड्स पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एज वेल एज द एनआरआईज लिविंग आउटसाइड इंडिया। सो इनको हमने ऑनर करने के लिए 2003 में स्टार्ट किया था प्रवासी भारतीय दिवस। 18th प्रवासी भारतीय दिवस इस बार ही हमने इनॉग्रेट करा है। इसकी डिटेल में बात करेंगे। थीम फॉर दिस ईयर वाज डायस्पोरा's कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। सो बेसिकली हमने प्रवासी भारतीय दिवस क्यों स्टार्ट करा? बिकॉज इंडिया से ब्रेन ड्रेन हो रहा था। बहुत सारे लोग, जैसे इंडियंस ही बाहर की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के हेड हैं, सत्या नडेला जी, है ना, सुंदर पिचाई गूगल के हेड हैं। सो इन लोगों के पास इतनी प्रोमिनेंस, इतनी पावर, इतना पैसा है। सो ये लोग हैं तो इंडियन। अगर हम इन्हें रियलाइज करा पाए दैट यू आर इंडियंस, they might contribute economically to the development of India as well as politically. सबसे पहले हम चले थे कि इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन लेते हैं, प्रवासी भारतीयों को, डायस्पोरा को रियलाइज करवाते हैं कि आप लोग इंडियंस हो, थोड़ा सा इंडियन के लिए आप कंट्रीब्यूट करो। तो हमने पॉलिटी में पढ़ी थी पीआईओ ओसीआई स्कीम, फिर मर्जर हो गया था, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया बन गए, है ना। एनआरआईज के एटसेट्रा इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशंस आपने देखे थे पॉलिटिक्स में, पंजाब में खासकर, right? And Aam Aadmi Party, if you remember. Then after that, now we have political clout of them as well. जब पिछली बार ट्रंप साहब का इलेक्शन था तो हाउडी मोदी एक टेक्सास में हुआ था सेमिनार। So now our Indian people also have a stake in decision of politics in other countries. For example, कनाडा का मोस्ट लाइकली नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो होगा, जो भी रिजाइन कर गया उनके बाद, वो इंडियन ओरिजिन का हो सकता है। एंड इंडियंस हैव अ ह्यूज वोट बैंक ओवर देयर। कनाडा तो लगभग दूसरा पंजाब बन गया है, राइट? सो प्रवासी भारतीय दिवस की थोड़ी सी डिटेल्स देखनी है जो आपको कंफ्यूज करती हैं। जनवरी 9 को मनाया जाता है, क्यों जी? बिकॉज इस दिन महात्मा गांधी जी देश वापस आए थे साउथ अफ्रीका से। ही केम बैक, सो वी टुक दिस एज अ कमेमोरेशन डेट टू कमेमोरेट हिज अराइवल, राइट? सो इंडियन ओवरसीज कमेटी के साथ रिकनेक्ट करते हैं। जनवरी 9 वाज चोजन एज महात्मा गांधी केम बैक ऑन दिस डे। इट आल्सो मार्क्स द कंट्रीब्यूशंस ऑफ इंडियंस लिविंग अब्रॉड। प्रवासी भारतीय वही हैं। देन पीवीटी कन्वेंशंस वर हेल्ड एवरी ईयर सिंस 2003। आजकल यहां तक पूछ लेते हैं कब स्टार्ट हुआ था? पहली बार 2003 में। तब हर साल मनाया जाता था, एवरी ईयर। 2003 में एवरी ईयर था, बट सिंस 2015 एवरी 2 इयर्स मनाया जाता है, वंस इन एवरी 2 इयर्स। 2015 में चेंज हुआ है। ये सवाल घुमा देते हैं जैसे मैंने भी किया था, राइट? सो अ हाई लेवल कमेटी ऑफ डायस्पोरा हेडेड बाय एलएम सिंघवी। रिकमेंड किसने करा था? ये भी ध्यान रखने वाली बात है। डिटेल्ड ऑप्शंस वाले सवाल आ रहे हैं आजकल, तो ध्यान रखना है।
एलएम सिंघवी की कमेटी ने रिकमेंड करा था 2002 में कि प्रवासी भारतीय दिवस बनाओ। 2003 से स्टार्ट हुआ, जब हर साल बनाया जाता था। मोदी साहब ने 2015 में आके एवरी 2 इयर्स कर दिया, शायद खर्चा बचाओ, है ना। और हर साल प्रवासियों को पार्ट लेना भी मुश्किल होता होगा कि बार बार। और यहाँ पे फिर अवार्ड्स भी दिए जाते हैं। मिनिस्ट्री देखनी है जी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। मिनिस्ट्री में सवाल आया था कौन सी मिनिस्ट्री है, एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री से देखती है। देन प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड दिए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट। जो अचीवर्स हैं हमारे प्रवासी भारतीय, उन्हें अवार्ड दिए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट, राइट। जस्ट अ सेकेंड जी, चलो। सो अवार्ड्स आर गिवन बाय द प्रेसिडेंट फॉर अचीवर्स विच आर एनआरआईज, एंड इसमें एनआरआई भी इंक्लूडेड है। ओवरसीज सिटीजन्स तो है ही हैं, इंडियन ओरिजिन के बंदे और एनआरआई भी इंक्लूडेड है इस अवार्ड के लिए। सो इट इज द हाईएस्ट ऑनर कन्फर्ड ऑन नॉन रेजिडेंट इंडियन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और एन ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड एंड रन बाय नॉन रेजिडेंट इंडियंस, राइट। सो प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में हमें ये डिटेल्स पता होनी चाहिए। यार जो भी प्लीज म्यूट कर लेना अपनी माइक। सो प्रवासी डायस्पोरा के स्टैटिस्टिक्स क्या हैं? सबसे ज्यादा यूएसए में, कभी ये स्टैटिस्टिक्स पूछ लें। देन यूएई, देन कनाडा, सऊदी अरेबिया। इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन देखो कितनी ह्यूज है, 125 बिलियन इन 2023। रेमिटेंस जो भेजते हैं 125। इवन नाउ वी हैव पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशंस एज वेल। फॉर एग्जांपल आई सेड हाउडी मोदी। ज्यादा नहीं याद रखना, इसलिए मैं लाइन बाय लाइन डिटेल नहीं दे रहा। जो याद रखने वाली बात है उसकी समरी आपको दूंगा, राइट। सो देन हाउ डज द गवर्नमेंट कैटेगराइज ओवरसीज इंडियंस? एक तो एनआरआईज है। एनआरआईज कौन होते हैं? नॉन रेजिडेंट इंडियन। ये इंडियन सिटीजन है, एनआरआईज आर इंडियन सिटीजन्स। देन वी हैव ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। पहले पीआईओ और ओसीआई 2 कार्ड होते थे, अब दोनों को मर्ज करके ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया बना दिया। ओवरसीज इंडियन सिटीजन ओआईसी कार्ड मर्ज कर दिया था 2015 में, राइट। सो persons of Indian origin was merged with this OCI category. So according to the ministry, more than 3.5 crore overseas Indian citizens are based abroad. 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग इंडिया के बाहर रह रहे हैं। कितना बड़ा फिगर है। की हाइलाइट्स क्या है जी? चीफ गेस्ट, अगर घटिया सवाल पूछना हो तो चीफ गेस्ट पूछ लेते। कौन था? बंदा घटिया नहीं, सवाल घटिया। चीफ गेस्ट कौन था इस बारी? क्रिस्टियन कार्ला कंगालू, प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। इस बार के प्रवासी भारतीय दिवस पे चीफ गेस्ट ये थे। सो हमने थीम देखी, हिस्ट्री देखी, कब से बन रहा है? 2002 से रिकमेंड हुआ था एलएम सिंघवी द्वारा। 3 से सेलिब्रेट हो रहा था एवरी ईयर, 15 से एवरी 2 ईयर सेलिब्रेट हो रहा है, और जनवरी 9 को तो होता ही है। क्यों? बिकॉज महात्मा गांधी जी इस दिन आए थे। देन रिप्रेजेंटेशन अवार्ड्स किसने मिले? नाम नहीं याद रखना, बट कैटेगरी देख लेना। नोटेबल अवार्ड्स आर, जुनेजा साहब को मिला साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, जापान के थे ये, याद नहीं रहेंगे कोई बात नहीं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दिया जा रहा है। रॉबर्ट मसीन असर स्पेन के थे, कम्युनिटी सर्विस में दिया जा रहा है, राइट। देन सैयद अनवर खुर्शीद, इन्हें मेडिकल सर्विसेज में दिया जा रहा है। जस्ट कैटेगरीज देख लो, बहुत है, नाम याद करने की जरूरत आई डोंट थिंक सो, नो नीड, राइट। सो प्राइम मिनिस्टर्स मैसेज, ये मेंस में काम आ जाता है। कॉल फॉर ग्लोबल पीस, ये कीवर्ड नोट कर लेना अपने पास, काम आएगा। युद्धा से बुद्धा, अभी जितनी वॉर चल रही है, युद्धा से कहां जाना हमने? बुद्धा। बुद्धा मीन्स लॉर्ड बुद्धा, दैट मीन्स पीस, राइट। तो पीस रखना हमें, नॉट इन वॉर बट युद्धा से बुद्धा, ये मेंस में यूज करेंगे। और एम्परर अशोका की बात करी है इन्होंने, जब कलिंगा वॉर के ड्यूरिंग वो बुद्धिज्म में चले जाते हैं और देन ही बिकम्स पीसफुल, वॉर खत्म कर देते हैं। सो दीज टू वी कैन यूज इन द करंट सिनेरियो। मोदी साहब हमें लगभग कीवर्ड्स और आंसर्स लिख के देते हैं, हमें बस सीखना है उनसे, राइट। देन इंडियाज एक्सपैंडिंग ग्लोबल रोल क्या है जी? इंडियाज अचीवमेंट एंड इट्स ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑन द ग्लोबल स्टेज। इंडिया रिप्रेजेंट्स द ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ कौन से हैं? जो डेवलपिंग नेशंस का ग्रुप है, डेवलप्ड नॉर्थ एंड साउथ, बाकी सारे नेशंस। उनकी वॉइस बनने की कोशिश इंडिया ने ब्रिक्स सम्मेलन में भी करी थी, G20 में तो करी थी जब इंडिया में हुआ था। वी हैड अ ग्लोबल साउथ कॉन्फ्रेंस ओवर हियर, so we are trying to become the voice of global south,
right? Then stress the principle of humanity first. India always stresses this. Vasudev Kutumbakam, all the world's a family, and humanity should be first, right? So historical ji, example of Mandvi to Muscat, Mandvi, Gujarat, Muscat. So they are saying Gujaratis who migrated 250 years ago, creating a database on गिरमितियाज. ये टर्म याद रख लेना. गिरमितियाज कौन है? Indentured laborers जो बाहर जाते हैं, right? Labor which went from India abroad to abroad. Vision for a developed India by 2047. अमृत काल में हम हैं, कहां पहुंचेंगे? Developed India by 2047, by the 100th year of independence. So हमने प्रवासी भारतीय में 5-6 चीजें याद रखनी है. 2002 में रिकमेंड करा एलएम सिंघवी ने, 2003 से स्टार्ट हुआ, 2003 से लेके 15 तक एवरी ईयर बनता था, 15 से लेके अब तक एवरी सेकेंड ईयर बनता है. बाय इनियल बोलते हैं इसे, एनुअल नहीं. बाय एनुअल मीन्स साल में 2 बार, इनियल मीन्स 2 साल में 1 बार. कंफ्यूज नहीं होना, राइट? एंड इस बार की थीम, दैट इज इट, दैट्स इट, राइट? एंड गिरमितिया टर्म इससे रिलेटेड ना भी हो, बट फिर भी वी मस्ट नो इट. इंडेंचर्ड लेबर्स, इंडेंचर्ड लेबर्स एक्चुअली ये साउथ अफ्रीका हिस्ट्री में पढ़ोगे आप, उनको इंडेंचर्ड किया गया था, राइट? रजिस्टर्ड काइंड ऑफ. अब उनमें फिर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स का इशू हुआ था, यहाँ से गए थे, फिर वो गांधी जी उसमें प्रोटेस्ट करेंगे, राइट? हाँ, सत्याग्रह करेंगे, वो वाली बात. सो अब ये जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट क्या है? व्हेन द जीनोम इज डैमेज्ड और चेंज, इट इज म्यूटेशन. म्यूटेशन की बात को मजाक में लिखा है, बट एनी हाउ कमिंग टू दिस जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट. जीनोम इंडिया क्या है जी? पहले ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था. जीनोम क्या होता है? सेड जहां भी ओम लगाओ बायोलॉजी में, क्या मतलब होता है? टोटल सेट ऑफ. जहां पे भी बायोलॉजी में ओएम ही लगा होगा ना, टोटल सेट ऑफ होगा, कि सारा का पूरा सेट. सो जीनोम, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था कि हमारी जितनी भी टोटल जीन्स हैं उनको सीक्वेंस करने का, पढ़ने का. वो दुनिया ने पढ़ा पहले. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में वर्ल्ड ने अलग अलग पॉपुलेशंस को देखा, तो इंडिया ने सोचा कि भाई हमें तो इंडियन स्पेसिफिक जीनोम चाहिए, बिकॉज इंडियंस का जीनोम फर्क है, आपने देखा ही है. जैसे ऑस्ट्रेलिया में लोग बहुत लंबे लंबे होते हैं, अलग अलग देशों, अफ्रीका में कैसे तगड़े और थोड़े डार्क स्किन होते हैं, इंडिया में अलग है. तो इंडियंस का जीनोम भी तो पिक्यूलियर है, यूनिक है. उस जीनोम को पढ़ेंगे तो हमें क्या फायदा है? एक तो अपनी पॉपुलेशन के बारे ज्यादा पता लगेगा, डिजीज की क्या क्या वनरेबिलिटी है वो पता लगेगा. प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन, आप जान के हैरान होंगे कि हमारे पास जो इम्प्लांट्स आते हैं, जो हड्डियों में डलते हैं ना वगैरह, गॉड फॉरबिड, बट अगर किसी फैमिली में डला हो तो आपको पता होगा ज्यादातर इंपोर्टेड इम्प्लांट्स आते हैं. एंड इट वाज एलिज्ड कि इंडियंस की हड्डियां पतली हैं, यूरोपियंस, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियंस की बड़ी हैं और चौड़ी हैं. तो हमारी हड्डियों में वो इम्प्लांट जाके उसे तोड़ देते थे. दे वर नॉट सो सक्सेसफुल. वी नीड पेक्यूलियर इंडियन इम्प्लांट्स, बट उसके लिए स्टडी चाहिए होगी. दैट्स व्हाई विद दिस जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट. इसकी थोड़ी सी डिटेल्स देखने वाली हैं. सो प्राइम मिनिस्टर ने जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट को डिस्क्राइब करा एज अ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट इन इंडियाज बायोटेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन. सो वीडियो मैसेज दिया, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से हेड कर रहा था. और ध्यान देने वाली बात, 10,000 इंडियंस के 10,000 इंडियंस के जीनोम को इन्होंने सीक्वेंस करा है. 10,000, 1 लाख नहीं है, 2,000 नहीं है, 10,000 इंडियंस के जीनोम को सीक्वेंस करा है थ्रू द इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर. क्या होता है जी जीनोम सीक्वेंसिंग? जब आप ऐसे सा अपना डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड, जब इसके ऊपर जीन्स होती हैं उनके सीक्वेंस को पढ़ते हो. हमने ये पढ़ा हुआ है कि बेस पेयर ऐसे होते हैं, ए टी और सी और जी, ये आपस में जुड़ते हैं, एटीसीजी एटीसीजी एटीसीजी. तो इसको पढ़ते हैं एंड जीनोम सीक्वेंसिंग को देखते हैं, मैपिंग देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है. ऑल्दो आई एम यूजिंग दीज टर्म्स लूजली, कोई बायोटेक वाला बोलेगा सर फर्क है, पर जीएस के लिए टिक जाओ, कोई फर्क नहीं है, राइट? सो इस पूरी इंफॉर्मेशन को पढ़ के हम डिजीज वनरेबिलिटी देख रहे हैं. डीएनए क्या है जी? डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, बिल्ट अप बाय 4 बेसेस, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन एंड थाइमिन. ये हम बायो क्लास में देखते हैं, ATCG. A always pairs with T, C always pairs with G, right? So then every base on one strand with a complementary base on other. In all, the genome is made up of approximately 3.05 billion such base pairs, right? So sequencing में क्या कर रहे हैं? While the sequence or order of base pairs is identical, there are differences in the genome of every person. जीनोम सीक्वेंसिंग से हम सीख पाते हैं कि कौन से पर्सन का डीएनए जीनोम कैसा बना है, उसको सीक्वेंस कर पाते हैं. बेसिकली ये ATCG के पेयर्स ना रिपीट होते हैं. फॉर एग्जांपल सपोज ये मेरा जीनोम है,
AT, CG, AT, 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 उसके बाद CG आता है। ये मेरा हो गया। लेट्स से सर का इधर ये है जी CG, AT, CG, 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 AT, ये इनका हो गया। इनका अलग होगा, मेरा अलग होगा, आपका अलग होगा, उनका अलग होगा, सबका अलग अलग होगा। दिस इज रिपीटिंग। अब एक स्टैंड बन गया, इसके बाद दोबारा देखोगे फिर यही आएगा AT, CG, AT, AT, CG, इनका ऐसे रिपीट होगा। दिस इज कॉल्ड वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट। ये हर किसी का यूनिक होता है, इसीलिए क्राइम सीन्स में भी यही यूज होता है कि देखें किसका DNA पड़ा था, कौन है क्रिमिनल, बिकॉज ये वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट सेम होगा एक बंदे में, बट सब में यूनिक होगा। जैसे आपके फिंगरप्रिंट अलग होते हैं ना, आइरिस स्कैन अलग होता है, वैसे ही ये VNTR भी अलग होता है। कई बार सवाल में आया था कौन सा इनमें से अलग होता है, यूनिक होता है, तो अपने को पता होना चाहिए। राइट, क्लियर है बात? देन genome sequencing is process of determining the complete DNA sequence of an organism's genome. ओम ध्यान रखना, complete set of. There are several methods of genome sequencing, but most common is next generation sequencing. ध्यान रखना, NGS method. Human Genome Project 1990s में सारी दुनिया का था, कल इंडिया के नहीं था, बहुत सारे देश थे इसमें। 1990s में इन्होंने चलाया था। Began to work on determining the whole sequence of human genome. The project released the latest version of complete human genome in 2023 in 0.3% error margin. So human genome project वर्ल्ड का था, 1990s में चला था। इंडिया वाला 2020 में अप्रूव हुआ है। इंडियन प्रोजेक्ट वाज अप्रूव्ड इन 2020। अब जाके सीक्वेंसिंग के रिजल्ट हम लेके आए हैं जो इंडियन पॉपुलेशन पे ही फोकस कर रहा है, इसमें बाहर के लोग नहीं होंगे, इंडियन पॉपुलेशन पे फोकस कर रहे हैं। सैंक्शन कौन कर रहा है जी? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इंडियंस कितने हैं जी? 10,000 इंडियंस। सही, तो हम लर्न क्या करना चाह रहे हैं? ऑब्वियसली पिक्यूलियर इंडियन जीनोम। पिक्यूलियर इंडियन, क्या इंडियंस में जीनोम में पिक्यूलरिटी है? राइट, क्या इंडियंस की वनरेबिलिटी है टू डिजीजेस, और क्या इंडियंस को हम प्रिसीजन मेडिसिन दे सकते हैं कि जो इंडियंस पे ज्यादा काम करे। राइट, दीज आर दी 3 मेजर थिंग्स। डाटाबेस फॉर 1.4 बिलियन पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन के ऊपर डेटाबेस और स्ट्रॉन्ग करेगी साइंटिफिक मेथड्स में, हेल्थ में, एक्सेट्रा। राइट, देन स्टडिंग मेकअप ऑफ द कंट्री, genetic risk to diseases. For example, you might be at, not you, but anybody might be at risk of breast cancer. वो जीन से पता लग जाता है। राइट, लाइक द फेमस एंजेलिना जोली थी, उन्होंने अपना ब्रेस्ट रिमूवल करा दिया बिकॉज उन्हें पहले ही पता चल गया कि आई एम ससेप्टेबल टू इट। सो व्हाई कांट वी डू इट? वी कैन, व्हेन वी सीक्वेंस इट वी कैन डू इट। राइट, देन ऐसी टर्म्स आ जाती है न्यूज में, कभी कभी क्वेश्चन में, MYBPC3 म्यूटेशन इज लिंक टू व्हाट? MY से याद रख लेना, मायोकार्डिया। मायोकार्डिया मतलब दिल की डिजीज। जो जवान बच्चों में कार्डियक अरेस्ट हो रहा है ना आजकल, पहले उम्र होती थी हार्ट अटैक होने की 60-70, आजकल 35 की उम्र सबसे ज्यादा है। तो हो सकता है दिस जीन फाउंड इन द जीनोम MYBPC3 म्यूटेशन इज लिंक टू यंग पॉपुलेशन कार्डियक अरेस्ट। ये टर्म लिख लेना भाई, ये पेपर में सीधी आ गई तो हम फंस ना जाए कहीं। MYBPC3 यंग एज में कार्डियक अरेस्ट के लिए। देन एक और टर्म LAMB3 म्यूटेशन। LAMB3 इज स्किन की लीथल कंडीशन। BPC3 was यंग एज में हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट। LAMB3 इज स्किन की म्यूटेशन, स्किन में लीथल डिजीज करती है ये म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या था? चेंज। म्यूटेशन नहीं था, म्यूटेशन था। राइट, सो हम टारगेटेड ट्रीटमेंट्स कर पाएंगे, बेटर mRNA वैक्सीन बना पाएंगे। mRNA याद है जिन्होंने बायो क्लास लगाई थी? व्हाट वाज mRNA, ट्रांसफर RNA, RNA एक्सेट्रा, वो सारी बातें करी थी हमने उसमें। RNA बेसिकली क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। mRNA मैसेज लेके जाता है, बायो क्लास में डिस्कस करा था हमने। राइट, कोई कंफ्यूजन हो बता देना, आई विल रिपीट दैट। राइट, देन ऑब्वियसली
with genome sequencing we can enhance the drug efficacy. Drug here means medicine, nothing else. Efficacy and safety. हमने देखा कि कई वैश्य कम्युनिटी है, वैश्य कम्युनिटी इन साउथ इंडिया, दे लैक अ जीन फॉर प्रोसेसिंग एनेस्थेटिक्स. इनको एनेस्थीसिया दिया जाता है तो इनको बहुत लीथल हो सकता है. वो एनेस्थीसिया सुलाने के लिए देते हैं ना बिफोर सर्जरी. सो इफ वी नो इट, उन्हें एनेस्थीसिया नहीं देंगे या कुछ और तरीके का देंगे. वी वुड नो दे आर वल्नरेबल. हेंस दिस इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट. सो जीनोम डेटा अभी हमने इंडियन जीनोम प्रोजेक्ट में कितना लेके आए हैं? 10,000 इंडियंस का फ्रॉम 99 डिस्टिंक्ट पॉपुलेशंस. राइट, 10,000 नंबर याद रखना, पेपर में काम आ सकता है. एंड अब अगर डेटा इकट्ठा कर लिया तो अब इसका डेटा लीक का रिस्क है. डेटा तो इंसानों का है, लीक नहीं होने देना. दुनिया ना यूज कर पाए कि स्पेसिफिक टारगेटेड वेपन बना दे, इंडिया को ऐसे मारो, इंडियंस को ऐसे मारो. सो हेंस वी हैव मैनेज्ड एक्सेस. कभी सवाल में आ जाता है डेटा विल ओनली बी अवेलेबल टू रिसर्च इंस्टीट्यूट्स पार्टनरिंग विद डिपार्टमेंट. सिर्फ रिसर्च के लिए नहीं, रिसर्च के साथ आपको डिपार्टमेंट के साथ पार्टनर करना पड़ेगा. तब आपको, अगर आप पार्टनरशिप रिक्वेस्ट मानते हो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की, तब आपको ये डेटा मिलेगा एक्सेस. एंड डेटा भी एनोनिमाइज करा जाएगा, बताया नहीं जाएगा कौन से इंसान का. एनोनिमाइज डेटा ही स्टोर करा जाएगा, एनोनिमाइज डेटा ही शेयर करा जाएगा फॉर द पार्टनर्स ऑफ डिपार्टमेंट हु वांट टू इन्वेस्ट और इंडल्ज इन रिसर्च ओनली. राइट. फ्यूचर इंपैक्ट क्या है? प्रोजेक्ट विल फैसिलिटेट पर्सनलाइज्ड मेडिसिन डेवलपमेंट, टेलर ट्रीटमेंट्स एक्सेट्रा. अब हम आगे क्या करने लगे इस प्रोजेक्ट में? 10,000 का नाप लिया. अब बीमार इंडियंस जिनको स्पेसिफिक इलनेसेस हैं, उन टारगेटेड पॉपुलेशन का जीनोम सीक्वेंस करेंगे कि जिसको जो इलनेस है उसमें क्या कोई जेनेटिक वनरेबिलिटी थी, क्या जीन्स की वजह से पकड़ी इसने ये बीमारी. सो नेक्स्ट थिंग वी आर डूइंग इज दैट. राइट. सो देन कमिंग टू दिस, व्हाट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन. ऐसे ऐसे सवाल आ जाते हैं और हमने सुना भी नहीं होता. न्यूज में रहा है तो हमें सुनना चाहिए. ये आदमी क्या कर रहा है? माइग्रेंट्स को निकालने की कोशिश कर रहा है ना. ही इज सेड पर से कि जितने माइग्रेंट है एक जगह, इसने स्टेडियम जितनी जगह इकट्ठी करी है बहुत बड़ी, कि सारे माइग्रेंट्स को वहीं इकट्ठा करके निकाल देंगे. माइग्रेंट्स नहीं, एक्चुअली इलीगल इमिग्रेंट्स, इलीगल माइग्रेंट्स को निकाल लेगा. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. अभी तो आए हैं, देखते हैं क्या कहर मचाते हैं, बंदूक चलाते हैं कि नहीं. राइट. सो व्हाट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? 2-3 पॉइंट ध्यान रखने वाले, ज्यादा नहीं. यूएन की ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन. न्यूज क्या आती, इन्होंने बोला सीरिया में जो माइग्रेंट्स है उन्हें 30 मिलियन नहीं 73 मिलियन देंगे. नॉट सो सिग्निफिकेंट, याद नहीं करना. राइट. सो एस्टैब्लिश कब हुई है? 1951 में. राइट. इट वाज एस्टैब्लिश इन 1951. लीडिंग इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है. नेचर कैसा है? इंटर गवर्नमेंटल है. राइट. एंड इन फील्ड ऑफ माइग्रेशन तो काम करेगी, वो तो पता ही है. यूनाइटेड नेशन सिस्टम की पार्ट है. 2 पॉइंट्स याद रखने वाले, 51 में आई थी और यूनाइटेड नेशन सिस्टम का पार्ट है और इंटर गवर्नमेंटल है. बाकी ऑब्वियसली मैनेजमेंट ऑफ माइग्रेशन तो करेगी, नाम बता रहा है. देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट दैट. एंड इट इज द कोऑर्डिनेटर फॉर सेक्रेटरी ऑफ द यूएन नेटवर्क ऑफ माइग्रेशन. कोऑर्डिनेटर सेक्रेटरी है, इसको भी ज्यादा याद नहीं रखना. हेडक्वार्टर्स कहाँ है जी? जिनीवा, स्विट्जरलैंड में. जिनीवा, स्विट्जरलैंड में. देन कितने मेंबर्स है? 175 मेंबर स्टेट्स. स्टेट्स क्यों? इंटर गवर्नमेंटल है तो स्टेट्स ही होंगी. राइट. एंड 8 ऑब्जर्वर स्टेट्स एज वेल. कभी कभार जो मैंने भी सवाल बनाया ये आ जाता है. पब्लिकेशंस, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट कर रहे हैं. वर्ड एसोसिएट करते तो माइग्रेशन क्वेश्चन में था, माइग्रेशन आंसर में था, आंसर सही है. वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट, माइग्रेशन हेल्थ एनुअल रिपोर्ट. रिपोर्ट्स ध्यान रख लेना, आ जाती हैं सवालों में. वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट बाय दिस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन. देन कमिंग टू दिस मियावाकी टेक्निक. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन पे ज्यादा डिटेल डिस्कशन की जरूरत नहीं है, बट 2-3 पॉइंट ध्यान रखने हैं. रिपोर्ट्स कौन सी? यूएन का सिस्टम 1951, राइट. एंड इंटर गवर्नमेंटल. 4 बातें याद, दैट इज इट. इससे ज्यादा आई डोंट थिंक सो. राइट. देन कमिंग टू मियावाकी टेक्निक. मियावाकी टेक्निक फेमस रही है, अर्बन फॉरेस्ट्री में तो रही है, यूपीएससी में भी रही है. सवाल आया था, सिंपल सवाल था, हमें भी आ सकता है. राइट. नेक्स्ट और हियर और देयर. मियावाकी टेक्निक इज, एक ही बात, जापानीज टेक्निक है. जापानीज टेक्निक किसके लिए? अर्बन फॉरेस्ट्री, या इसे एफॉरेस्टेशन भी कह देते हैं. एफॉरेस्टेशन.
राइट। सो अर्बन फॉरेस्ट्री को जल्दी 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 दोबारा से ग्रीन करने के लिए ये मियावाकी टेक्निक यूज की जाती है, जापान से हमने सीखी है। अभी हमने पता है कहाँ यूज करी है, वेरी रिसेंटली कुंभ मेला हो रहा है ना प्रयागराज में, इलाहाबाद प्रयागराज, वहां पे फॉरेस्ट को जल्दी से जल्दी अर्बन फॉरेस्ट को उगाने के लिए वी हैव around 56,000 square meters of dense forest was created in प्रयागराज in 2 years। इतनी जल्दी 2 साल में डेंस फॉरेस्ट बना दिया 56,000 स्क्वायर किलोमीटर इन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ महाकुंभ। कौन सी टेक्निक काम आई? मियावाकी, right? So it was developed by this person Akira Miyawaki in 1970s। revolutionary method किसके लिए? dense forest in limited spaces, primarily urban areas। so क्या करते हैं, जैसे पॉट में पास पास पत्ते पौधे लगा सकते हो ना, बिल्कुल साथ साथ रख के, तो इसे पॉट प्लांटेशन मेथड भी बोलते हैं, बिकॉज ट्रीज एंड श्रब्स आर वेरी क्लोज टू वन अनदर टू एक्सेलरेट देयर ग्रोथ, राइट। और इसमें स्पीशीज मिक्स ऑफ नेटिव स्पीशीज है, कोई स्पेशल स्पीशीज नहीं है। जहां पे लगाएंगे, इंडिया में इंडिया की नेटिव, जापान में जापान की नेटिव, जो जहां की नेटिव होगी जल्दी होगी ना, और उसको बेटर मैनेज करेंगे, क्लोज क्लोज लगा के उसको बढ़िया बढ़िया पानी देंगे। सो इट इंप्रूव्स। ये तो सिंपल से सवाल कई बार ऑप्शन में कंफ्यूज कर देते हैं। पेड़ लगाओगे तो सॉइल क्वालिटी, बायोडाइवर्सिटी, एक्सेलरेट्स फॉरेस्ट डेवलपमेंट, सारी अच्छी बातें याद नहीं करना, लॉजिक लगाना है ना। ट्रीज प्लांटेड यूजिंग दिस टेक्निक एब्जॉर्ब मोर कार्बन फास्टर एंड सपोर्ट रिचर बायोडाइवर्सिटी। जल्दी लग रहे हैं, जल्दी बड़े हो रहे हैं तो ज्यादा कार्बन एब्जॉर्ब कर रहे हैं, सिंपल बात, कंफ्यूज नहीं होना ऑप्शंस में, राइट। इट हैज सक्सेसफुली मैनेज इंडस्ट्रियल वेस्ट, रिड्यूस डस्ट फाउल, ये सारे पेड़ों के फायदे हैं और कुछ नहीं है। एडिशनली इट प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन एंड प्रमोट्स इकोलॉजिकल बैलेंस। पेड़ लगाओगे तो सॉइल इरोजन रुकेगी और ग्रीनरी आएगी तो एस्थेटिक सेंस, इकोलॉजिकल वेलफेयर, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ध्यान रखने वाली बात, मियावाकी टेक्निक जापानीज है, पहली बात। 1970s में अकीरा मियावाकी ने डेवलप करी थी। अर्बन फॉरेस्ट्री एफॉरेस्टेशन में काम आती है, डेंस फॉरेस्ट बहुत जल्दी लगाती है एंड मोर कार्बन अब्सॉर्ब करती है, सही, और नेटिव स्पीशीज यूज होती है, बस। चलो, देन कमिंग टू रिवाइज अपॉइंटमेंट प्रोसेस फॉर चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये कहानी बहुत पहले तक जाती है, जब एग्जेक्टिव ने कहा था एनजैक बिल में कि हम जजेस को अपॉइंट करेंगे, जुडिशरी ने कहा अच्छा तुम जजेस को अपॉइंट करोगे, उसे तो एनजैक को बोल दिया अनकॉन्स्टिट्यूशनल। फिर कहा कि तुम्हारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हमारे सीजीआई अपॉइंट करेंगे, कमेटी में सीजीआई भी होंगे, तो टर्फ वॉर हो गई। अब जैसे उन्होंने एनजैक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करा था, इन्होंने उनकी जजमेंट को बोला कि सीजीआई वाली कमेटी तो तब तक थी जब तक एक्ट ना हो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कंडीशन ऑफ सर्विस अपॉइंटमेंट वगैरह होगी, दैट कैन बी डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ। तो जब तक लॉ नहीं होगा तब तक जजमेंट चलेगी, तो उन्होंने फटाफट लॉ बना दिया, एक्ट बना दिया। अब इन्होंने कमेटी बनाई जिसमें सीजीआई मिसिंग है। सवाल बनता है तो यहीं से बनता है, बट हमें डिटेल देखनी पड़ेगी, राइट। सो अभी ये टर्फ वॉर यहां से कंटिन्यू करेगी। एनजैक अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया उन्होंने, है ना, एग्जेक्टिव एनजैक लेके आया है, इन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया। ये सीईसी में सीजीआई को लेके आए, देन एग्जेक्टिव ने हटा दिया। अब जजमेंट रिव्यू होगी, रिव्यू होएगी, अभी होनी है। आज की डेवलपमेंट क्या है कि सीईसी की कमेटी में सीजीआई नहीं होगा, अब जजमेंट को दोबारा देखा जाएगा कि होगा कि नहीं, बट वो फ्यूचर की बात है, इसे न्यूज़पेपर्स में ध्यान रखना अपकमिंग टॉपिक्स में। सो रिवाइज्ड अपॉइंटमेंट प्रोसेस फॉर द फर्स्ट पॉइंट, द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर विल बी मूव बिहाइंड द ट्रेडिशनल सीनियरिटी बेस्ड अप्रोच। कितने मेंबर्स होते हैं इलेक्शन कमीशन के? 3। इसमें क्या होता था, ये एक सीईसी हो गया चेयरमैन, बाकी 2, इनमें से जो 2 सीनियर मोस्ट होता था उसे सीईसी लगा देते थे। बट अब इन्होंने एक्ट में अलाउ कर दिया कि फ्रेश अप्रोच, कि बाहर के लोगों को भी कंसिडर करा जाएगा, बट कौन से लेवल के ऑफिसर्स होंगे? सेक्रेटरी एंड अबव, सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स होंगे, राइट। सो चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस एक्ट 2023 लेके आए हैं, जिसमें न्यू मैकेनिज्म्स आए हैं टू वाइडन द स्कोप ऑफ सिलेक्शन ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स इंक्लूडिंग सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर,
राइट। बैकग्राउंड क्या है जी, न्यू लॉ टू अपॉइंटमेंट सीईसी एंड ईसीस 324 में ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइड दैट व्हाइल सीईसी एंड ईसीस विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, दिस इज सब्जेक्ट टू व्हाट, पार्लियामेंट्री लॉ, इफ सच लॉ इज देयर। जब तक पार्लियामेंट नहीं बनाएगी, प्रेसिडेंट विल अपॉइंट, राइट। While this provision places an expectation on Parliament to draft a relevant law, it was not done until now. अब लेकर आए हैं तो बड़ी न्यूज है। In the absence of such law, the president has been making appointments as per recommendation of Prime Minister. मजे की बात चल रही थी, प्राइम मिनिस्टर और इसको लगा दे लड़के को, अपने बुआ का लड़का है इसको लगा दो, लगा देते थे। अब नहीं होगा ऐसा, राइट। सो इन 2023 कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, ये केस नाम काम आना नहीं चाहिए, बट अनूप बरवाल, अनूप से याद कर लो इलेक्शन कमीशन, अनूप इलेक्शन कमीशन, अनूप इलेक्शन कमीशन, अनूप बरवाल डिसाइडेड टू चेंज द प्रोसेस फॉर इलेक्शन कमीशन अपॉइंटमेंट्स। इन्होंने बोला कि कमेटी कौन अपॉइंट करेगी, सीईसी को पीएम साहब, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन पार्लियामेंट एंड चीफ जस्टिस। सीजेआई भी आएगा, पीएम की मेजोरिटी तो गई ना, एलओपी उसका आदमी है ना सीजेआई उसका आदमी है। पीएम ने कहा भाई साहब ये तो क्लेश हो जाएगा, आपने तो एनजे का अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया, हम क्या करें, तो वो एक्ट ले आए। So the election commission will make recommendation and advise president on election appointments until parliament enacts a separate law. उन्होंने बोला जजमेंट में, जब तक आप लॉ नहीं लाओगे। अब वो लॉ ले आए। Thus the new law has been brought in consonance with direction of Supreme Court. Right? So new appointment process, structure of election commission. Election commission includes 3 बंदे, right? So 3 में से एक सीईसी होता है, बाकी अदर मेंबर्स होते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सेक्शन 5 restricts, सेक्शन 5 याद नहीं करना, टू करंट और फॉर्मर सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर्स। सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर्स ही अपॉइंट होंगे, हाईएस्ट वन ऑफ द सीनियर मोस्ट होते हैं ये आईएएस ऑफिसर्स, राइट। डिपार्चर फ्रॉम ट्रेडिशन क्या है, प्रीवियसली द सीनियर मोस्ट इलेक्शन कमीशन सक्सीडेड द सीईसी। अब एक्ट में क्या हो गया, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स आउटसाइड द इलेक्शन कमीशन इज वेल। फ्रेश टैलेंट को, मतलब जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, वही नहीं कि जो ईसीआई में थे उन्हीं को सीईसी बनाओ, अब बाहर से भी ला सकते। सिर्फ सीनियरिटी वाली बात हटा दी गई। तो एक सर्च कमेटी होगी, हमेशा ऐसी होता है, एक सर्च कमेटी होती है, एक सिलेक्शन कमेटी होती है। सर्च कमेटी नेम्स रिकमेंड करती है, सिलेक्शन कमेटी चूज कर लेती है। तो सर्च कमेटी में कौन होगा, मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड विद 2 सीनियर ऑफिशियल्स। ये 5 नेम रिकमेंड करेंगे, मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड 2 सीनियर ऑफिशियल्स, ये 5 नेम रिकमेंड करेंगे सिलेक्शन कमेटी को। द सिलेक्शन कमेटी देन विल इंक्लूड द, ये ध्यान रखना इसमें से आता है सवाल, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, ये ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर बताएगा कौन सा, एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा। आजकल कौन, राहुल गांधी जी, राइट। सो मोदी जी एक मिनिस्टर जी उनके द्वारा दिए गए, एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ये कमेटी कैन फॉर्म द पैनल और नॉमिनेट एन एक्सटर्नल कैंडिडेट। ये नॉमिनेट करेंगे कौन होगा, सीसी, राइट। अब सवाल ट्विस्ट आ जाता है, ये नॉमिनेट कर रहे हैं, अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट। ये चलाकियों से सवाल बनते हैं और हम कंफ्यूज रहते हैं। नॉमिनेट अपॉइंट, नॉमिनेट अपॉइंट, नॉमिनेट कर रहे हैं, वो रिकमेंड कर रहे थे, नॉमिनेट है ना, ये प्रेसिडेंट को नॉमिनेट करेंगे या रिकमेंड करेंगे, इसे अपॉइंट कर ले, अपॉइंटमेंट फाइनली साइन फिर भी प्रेसिडेंट के ही होंगे। सो गवर्नमेंट्स लीवे एक्ट अलाउज द गवर्नमेंट फ्लेक्सिबिलिटी इन चूजिंग। अब सीनियरिटी वाला रूल कल्ला नहीं लगेगा, बाहर से भी ले आओ, नो प्रॉब्लम। डिबेट क्या है जी, कि सीजीआई को क्यों निकाला, है ना, सीजीआई को क्यों निकाला, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन हर टाइम होता ही नहीं, तो क्या पता हो ना हो, चलो इस बार तो लकीली है। एक्सक्लूजन ऑफ सीजीआई इज अ बिग डिबेट, न्यू एक्ट ओमिट्स इट, है ना। पोटेंशियल फॉर पार्टिजनशिप, क्योंकि एक पीएम और एक उनके नॉमिनेटेड बंदे कैबिनेट मिनिस्टर, तो दोनों रल के लीडर ऑफ ऑपोजिशन को कल्ला सजा देंगे, डिसीजन तो मेजॉरिटी से होंगे। सो फिर भी उन्हीं का बंदा लग रहा है। सो एक तरह से आपने एक्ट बना के जजमेंट को अनडू कर दिया और बात वही बना दी, है ना। सो लीगल चैलेंजेस, पिटीशन चैलेंजिंग द एक्सक्लूजन ऑफ सीजीआई आर स्टिल पेंडिंग। ये फरवरी 2025 में सुने जाएंगे। तो आपने फरवरी में ये डिसीजन को फॉलो करना है कि अब जुडिशरी क्या कहती है। मेरे ख्याल में मान जाएंगे कि उनका प्रोसीजर था, पार्लियामेंट ने लॉ बनाना था, बना दिया, मेरे ख्याल में ये होगा। बट फिर भी ख्याल है, ये फेब 2025 में आएगा तो फॉलो करते रहना, राइट। सो चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमीशंस अपॉइंटमेंट कंडीशन सर्विस ट्रांसफर एक्ट मार्क्स अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन सिलेक्शन प्रोसेस। ये हमने देख लिया। व्हाइल इट एम्स टू एनहांस ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सक्लूसिविटी,
concerns about credibility and executive overreach are under scrutiny. ये बातें मेंस के लिए काम आ जाएगी, आंसर में लिखेंगे कि है चेंजेस, अच्छे भी हैं, ट्रांसफर पहले कल्ला प्राइम मिनिस्टर कर रहा था, अब 3 लोग होंगे, बट इसमें इश्यूज भी हैं, है ना? सो दिस इज मेंस, राइट? हाँ जी, इंडिया में क्या है और सीईसी दोनों के लिए क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं है। हाँ, क्वालिफिकेशन नहीं मेंशन। और देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया में डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए। अगर गवर्नमेंट चाहे तो जानबूझकर सीईसी अपने अकॉर्डिंगली लेके वही तो चल रहा है, और वैसे हर बार इलेक्शन जीत सकती है, हर बार इलेक्शन तो जीत सकती है, बट देखो इंडिया की वाइब्रेंट डेमोक्रेसी ये बताती है कि इंडिया में डिक्टेटरशिप की तरफ हम नहीं चल पाए। जिसने भी कोशिश करी, एक औरत ने पहले सोच लिया था मैं डिक्टेटर बन गई, उनको तो मेजॉरिटी भी नहीं मिली। देन दिस पर्सन ऑल्सो थॉट कि मैं ईडी और एटसेट्रा को मिसयूज करके बहुत कुछ कर लूंगा, मैं ही 400 पार हो जाऊंगा। तो जनता ने दिखा दिया कि 400 पार नहीं, 270 के भी बाहर लेके चलेंगे आपको। इलेक्शन कमीशन के तो हाथ में है ना चीजें, क्या हाथ में है, बट वोट तो हम लोग ही करेंगे। एंड अगर बहुत कई बार कहते हैं कि गलत ऑपोजिशन पार्टी को तो आदत पड़ गई है, जब वो जीत जाते हैं तो अपनी ईवीएम सही है, जब हार जाते हैं तो ईवीएम गलत है। बट सेंटर का इलेक्शन जो रिजल्ट आया है वो बता रहा है कि इंडियंस डेमोक्रेटिक हो चुके हैं एंड इंडियन डेमोक्रेसी डेवलप हो रही है। यू कैन नॉट बिकम अ डिक्टेटर इन दिस कंट्री। अगर ज्यादा नाजायज करोगे तो फिर क्या हुआ था पिछले प्रधानमंत्री के साथ? हाँ, अगर वो ही मान सकते हैं कि गवर्नमेंट साथ मिल करके हाँ, जानबूझ वोट से गलत वो काउंटिंग कर लें, हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रेगिंग होती है, बट बहुत ज्यादा करोगे अगर अगेंस्ट पब्लिक सेंटिमेंट तो सरकार चलेगी, रिवोल्ट्स हो जाएंगे। दैट इज नॉट पॉसिबल। हाँ, और कैट के केस में भी वहां पे भी कोई क्वालिफिकेशन है नहीं, तो कैट के जो ऑफिसर है क्वालिफिकेशन नहीं है, बट इफ यू अपॉइंट अगेन पब्लिक न्यूसेंस तो होगा ही होगा। कैग कोई फालतू का बंदा रख दिया, उसके बारे में पता ही लगेगा लोगों को हाँ, क्या गलत कर रही है सरकार। बट कैग बताती है ना कि सिर्फ कैग थोड़ी बताती है, कमिटीज बताती हैं, जुडिशरी देखती है। कैग इज वन पार्ट ऑफ इट। पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं, जुडिशरी है, हर डिपार्टमेंट में ऑडिटर अलग है, सिर्फ कैग ही थोड़ी है, राइट? सबकी रिपोर्ट्स एनालाइज होनी चाहिए। ऑल्दो जैसे मैंने बताया था विनोद राय टाइप के बंदे आते हैं तो बहुत बढ़िया रहता है। ऐसे ही इलेक्शन कमीशन में नाम आता है टीएन सेशन का, ही इज अ ग्रेट इलेक्शन कमिश्नर, टीएन सेशन साहब, राइट? सो वी हैव ग्रेट पीपल, बट द सिस्टम इज डूइंग कंसिडरेबली वेल इन माय रिगार्ड। हाँ जी, लक्की है, बट हर बार इलेक्शन हो रहे हैं। तो ज्यादा बेहतर होता हमारे लिए। हाँ, वो एक्ट के थ्रू डिटरमाइन करते जाते हैं, हम जीएस में वो डिटेल्स नहीं पढ़ते, बट एक्ट्स में क्वालिफिकेशंस डिटरमाइंड है, जैसे सेक्रेटरी लेवल इधर था, है ना? सो एनी हाउ, सो चलो जी, कैलिफोर्निया में आग लगाते हैं, क्यों लगानी है, बुझाते हैं, राइट? सो सांता एना विंड्स एंड ड्रॉट ड्राइव डेवास्टेटिंग ब्लेज। सो क्या हुआ है जी, बड़ी अच्छी कहानी है इनका। जनवरी, अच्छी नहीं बुरी कहानी है एक्चुअली। जनवरी इनका वन ऑफ द मोस्ट कोल्ड मंथ्स होता है, कोल्डेस्ट मंथ्स होता है इस एरिया में, तो उधर होने चाहिए थी ठंड, अब लग गई पूरी आग। और इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दो चीजों को दी जा रही है, क्लाइमेट चेंज को तो खैर देते ही हैं, है ना? जैसे बीमारियों के लिए स्मोकिंग हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वैसे ही इन्वायरमेंटल बीमारी हर चीज के लिए क्लाइमेट चेंज रिस्पॉन्सिबल है। बट इधर क्या हुआ, पिछली विंटर्स में बहुत ज्यादा बारिश आ गई 2022-23 में, 23 के आसपास, 23-24 बहुत ज्यादा बारिश आ गई। सो उस विंटर्स में ग्रीनरी वेजिटेशन बहुत बढ़ गई बारिश की वजह से। बट 2025 4-5 वाली जो विंटर्स हैं अभी, ये अनयूजुअली ड्राई हैं। पहले लिमिट से बहुत ज्यादा बारिश आई, अब बिल्कुल ही नहीं आ रही। सो उससे क्या हुआ पुरानी वाली जो वेजिटेशन थी उसको पानी नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगी, सड़ जाएगी। और सूखे पत्ते, सूखी वेजिटेशन इज फ्यूल फॉर फायर, है ना? सो फ्यूल इकट्ठा हुआ था, इस बारी बारिश आई नहीं। तो कहा जाता है कि जो पावर ट्रांसमिशन केबल्स, बिजली की तारें होती हैं, उससे ये स्टार्ट हुई थी। और ये सेंट एना विंड्स जो हैं, ये बिलो द माउंटेन बहती हैं, बिलो द माउंटेन आके ड्राई और गर्म हो जाती हैं, एंड उसके साथ साथ फायर को स्प्रेड करी जाती है। सो फायर इतनी ज्यादा स्प्रेड होगी, आपने न्यूज में देखते ही जा रहे हो,
इसका घर जल गया, उसका घर जल गया, करोड़ों पतियों के घर जल रहे हैं. Billionaires are vacating their houses in LA, California. राइट. सो आ जाओ सेंटा एना विंड्स की बात भी करते हैं, ड्रॉट की बात भी करते हैं. वाइल्ड फायर्स इन लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया हैव किल्ड 10 पीपल, फोर्स्ड ओवर इतनी ज्यादा एविक्शंस, तो इंक्लूडिंग दोज ऑफ सेलिब्रिटीज. मेजर फायर्स सच एज पैलिसेड्स, ईयरटाउन, सनसेट, हर्स्ट, लिडिया फायर्स कंटिन्यू टू बर्न, अफेक्टिंग एरियाज लाइक हॉलीवुड हिल्स. ये नाम भी देख लेना यार, कभी ऐसे आ जाए. पैलिसेड्स, ईयरटन, सनसेट, हर्स्ट, लिडिया, ये क्या है? ये सारी आगे हैं. याद नहीं होगा बट रिकॉग्नाइज हो जाएगा ना भाई. पैलिसेड्स, एयरटन, सनसेट, हर्स्ट, लिडिया, ये वाइल्ड फायर्स हैं. ऑस्कर नॉमिनेशन भी कैंसिल हो गई. सो कैलिफोर्निया 2025 में क्यों आग चल रही है? ओरिजिन, द फायर फर्स्ट स्टार्टेड इन January 7 in the Pacific Palisades neighborhood of Los Angeles. It is the worst firestorm in recent memory, occurring in January, traditionally the coldest winter month. Coldest winter month वहां का. Unusual timing, wildfires typically occur between June and October. वहां पे जून अक्टूबर में फायर लगती है. बट सदर्न कैलिफोर्निया में बहुत ज्यादा ड्रॉट कंडीशंस हो गई हैं इस साल. सिंस December 31 ड्रॉट कंडीशंस हो गई थी. राइट. पॉसिबल कॉज, एग्जैक्ट ट्रिगर रिमेन्स अननोन, बट पावर केबल्स को बोला जा रहा है कि इनमें हवा बहती में इनमें स्पार्किंग हुई, उससे आग लग गई शायद. राइट. सो की फैक्टर्स क्या है जी? एज आई सेड, पिछली वाली विंटर्स वेट वेदर थी बहुत, अनयूजुअली वेट विंटर्स इन 22 एंड 23. इससे क्या हुआ? वेजिटेशन बढ़ गई 22-23 में. 22, 24 एंड 25 की एक्सेप्शनली ड्राई है, तो इससे आग लग गई. वेजिटेशन सूख गई इसकी वजह से. पहले वेजिटेशन बढ़ी बिकॉज ऑफ वेट विंटर, देन सूख गई बिकॉज ऑफ ड्रॉट लाइक कंडीशंस. अब उसमें क्योंकि फ्यूल था, सूखी हुई वेजिटेशन इज अ फ्यूल फॉर फायर, तो उसमें आग एकदम फैल गई. एंड इसे सेंटा एना विंड आगे लेके जाई जा रही. वो फ्रॉम द डेजर्ट टुवर्ड्स द कोस्ट, माउंटेन से उतरती हुई आती है. जो भी विंड माउंटेन से उतरेगी वो यूजुअली ड्राई हो जाएगी और गर्म हो जाएगी. सो वो आग को और ज्यादा फैला रही. राइट. सो नासा रिपोर्ट ने बोला था सिंस अक्टूबर साउथ कैलिफोर्निया हैड नेग्लिजिबल रेनफॉल. लॉस एंजलिस आल्सो रिकॉर्डेड ड्राइएस्ट स्टार्ट टू द विंटर. सेंटा एना विंड्स कॉमन इन द रीजन बट अनयूजुअली स्ट्रॉन्ग दिस ईयर. ये भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बह रही. राइट. ब्लोइंग वेस्टवर्ड फ्रॉम हाई प्रेशर सिस्टम्स इन ग्रेट बेसिन, अभी मैप पे भी देखेंगे. लूज ह्यूमिडिटी, गेन हीट एंड इंक्रीज स्पीड. ये गस्ट की तरह एकदम घश करके बहती हैं और बहुत तेज बहती हैं, और इनको नैरो एरियाज में मिलते हैं तो स्पीड और तेज हो जाती है. नैरो एरिया में विसल करके देखो स्पीड कितनी तेज आती है विंड की. राइट. सो इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज तो है ही है, ये तो कंसिस्टेंट कल्प्रिट है ही है. Key observations: rising global temperature, warmer springs, etc. have intensified dry seasons. Santa Ana winds का सवाल हो सकता है. So are strong, dry and warm winds. Dry and warm winds are that blow from the inland desert of South California towards the coast. Inland से बाहर की तरफ जा रही है. Right? And these winds are most common in the fall and winter, but can occur any time of the year. Usually fall and winter. Right? So autumn and winter. Then they are known for their ability to quickly spread wildfires due to their dry and powerful nature. Right? यहां से आ रही हैं जी, इधर को जा रही हैं. हाई से लो को ही आएंगी. So outside towards the coast. और ये गर्मी और स्पीड गेन करके आग को बढ़ा रही, फैला रही. Right? So high pressure system in the Great Basin. Santa Ana winds are caused by high pressure system that develop over the Great Basin, a desert region that spans part of Nevada, California, etc. ग्रेट बेसिन से टुवर्ड्स द कैलिफोर्निया कोस्ट को जा रही है एंड बहुत तेज है. हाई प्रेशर सिस्टम क्रिएट अ क्लॉकवाइज सर्कुलेशन, याद नहीं रखना, एंड विंड टुवर्ड्स लोअर प्रेशर एरियाज अलोंग द कैलिफोर्निया कोस्ट. राइट. वी हैड सीन दैट इन द मैप. एज द विंड्स मूव वेस्टवर्ड टुवर्ड्स द कोस्ट, दे डिसेंड फ्रॉम हायर एलिवेशंस टुवर्ड्स लोअर एलिवेशंस. इससे क्या होता है? ड्यूरिंग द डिसेंट द एयर कंप्रेसेस, हीट्स अप एंड लूजेस ह्यूमिडिटी. सो इससे क्या हुआ? हीट अप भी हो गई कंप्रेशन की वजह से, ह्यूमिडिटी भी लूज हो गई, तो इसका पोटेंशियल टू स्प्रेड फायर बढ़ गया. राइट जी. देन नैरो पैसेजेस में जाके क्या होगा? नैरो पैसेज में जाएगी तो स्पीड बढ़ जाएगी और तेजी से आग को बढ़ाएगी. ये नहीं सोचना कि छोटी सी आग लगी थी, दिया था तो हवा आएगी बुझ जाएगी. वाइल्ड फायर बहुत बड़ी है, हवा से फैलेगी, उसे और ऑक्सीजन मिलेगी. राइट. सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैंटा एना विंड्स, वार्म है, स्ट्रॉन्ग गस्ट, बहुत ज्यादा स्पीड पकड़ लेती हैं,
एंड फ्यूल फॉर वाइल्ड फायर्स को इंक्रीज करती हैं, राइट। सैंटा एना विंड्स समझिए, वाइल्ड फायर्स डन, विंटर बहुत 2022-23 में बहुत वेट थी, उससे वेजिटेशन बढ़ी। 2024-25 वाली जो विंटर है बहुत ही ज्यादा ड्राई है, वो सूख गई वेजिटेशन और वो आग के लिए फ्यूल बन गई। और सैंटा एना विंड्स से आग को बहुत जल्दी से बढ़ाई जा रही है। और इसमें एक और चीज इसमें नहीं थी, बट वो पिंक कलर का ना एक लेट्स से एंटी फायर का यूज कर रहे हैं केमिकल, उसमें पिंक इसलिए डाला है कि वो दिखे कहाँ डल गया, और ये फायर से आगे डाल रहे हैं कि फायर जहां लग चुकी है उसके आगे ना भागे, तो आगे जाकर पिंक पिंक सा फैला देते हैं, राइट। बट दैट इज ऑल्सो अगेन हैविंग इकोलॉजिकल इम्पैक्ट, राइट। एनी हाउ, सो व्हाट इज फुट एंड माउथ डिजीज? पुरानी डिजीज है बट अब दोबारा फैली है। इट इज सीजन इज फ्लू सीजन, सो फ्लू भी वायरल होता है ज्यादातर। सो जर्मनी में हैज एक्सपीरियंस्ड इट्स फर्स्ट आउटब्रेक ऑफ फुट एंड माउथ डिजीज फॉर 40 years। ये ज्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज में होती थी, डेवलप्ड कंट्रीज में कम थी, बट जर्मनी में जाके फैल गई है, जो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेशंस ऑफ यूरोप है, राइट। हमें क्या याद रखना है यार, एक ही बात बस, बाकी ज्यादा दिमाग में लेना ही नहीं। एक बात ये वायरल है, दूसरा ये रूमिनेंट्स को होती है, रूमिनेंट्स को होती है। रूमिनेंट्स कौन होते हैं? इंसान होते हैं। क्या कुत्ता रूमिनेंट है? डॉग? नो। जो जिनके पास एक स्पेशल चेम्बर होता है जहां पे वो सेलुलोज को प्रोसेस करते हैं। आपने देखा होगा मज बार बार चबाती रहती है घास को, फिर उसके एक्चुअली पीछे एक चेम्बर होता है जहां पे बैक्टीरिया उसको प्रोसेस करके मीथेन बनाते हैं और उसके लिए डाइजेशन में हेल्प करते हैं, फिर दोबारा मुंह में चबाती रहती है, राइट। दोज आर रूमिनेंट्स, राइट। सो ये डिजीज ध्यान रखनी है, हॉर्स को या डॉग को या कैट को नहीं होती। हॉर्स डॉग कैट को नहीं होती, रूमिनेंट्स को होती है, लाइक शीप, गोट, कैटल, स्वाइन। ज्यादातर देखो दूध देने वाले ऑर्गेनिज्म, याद करने के लिए, है ना। कैटल को हो रही है, शीप गोट को हो रही है, स्वाइन को हो रही है, बट कैट डॉग एंड हॉर्सेस को नहीं होगी। बस यही याद करने वाला है, नथिंग एल्स, राइट। सो कमिंग टू दिस, व्हाट इज सिल्वर नोटिस? सिल्वर नोटिस इंडिया के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इंटरपोल कलर्ड नोटिस निकालता है, रेड कॉर्नर नोटिस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये नया है जी सिल्वर नोटिस। इसमें क्या है? ट्रैकिंग सिस्टम है ये। जो आपके नेशन से भाग के दूसरी कंट्री में चले गए, जैसे विजय कौन मना रहा है बाहर? कौन विजय मना रहा है इंडिया से भाग के? मालिया, है ना। विजय मना रहे हैं मालिया साहब, उनके साथ एक नीरव मोदी जी भी हैं, कितने सारे हैं जो करोड़ों लेके विजय मना रहे हैं बाहर। तो उन्होंने बाहर जाके इन्वेस्ट कर दिया और वहां पे रह रहे हैं। सो दिस सिल्वर नोटिस विल हेल्प ट्रैक दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड द एसेट्स ऑफ दीज पीपल। कि बाहर के देशों में, आप ये समझो इस कॉम्प्लेक्सिटी को, अपने देश में क्राइम पकड़ना बहुत मुश्किल है, बाहर के देश तो हमारी पुलिस को इन्वेस्टिगेट ही नहीं करने देते। भाई साहब आप कौन हो, हम करेंगे। सो बाहर के देशों में जो हमारे पैसे से विजय मना रहे हैं, उनके माल को पकड़ने के लिए सिल्वर नोटिस है। ट्रैक करेंगे, ट्रैकिंग सिस्टम होगा इंटरपोल का। इंटरपोल हैज इंट्रोड्यूस्ड इट्स फर्स्ट सिल्वर नोटिस। अभी ये पायलट प्रोग्राम है, टेस्ट कर रहे हैं। लेटेस्ट एडिशन टू इंटरपोल सूट ऑफ कलर्ड नोटिस। कलर्ड नोटिस निकालते हैं, रेड नोटिस, कॉर्नर नोटिस एक्सेट्रा। सो क्या चीज है जी? टू रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन ऑन एसेट्स लिंक्ड टू क्रिमिनल एक्टिविटी सच एज फ्रॉड, करप्शन, ड्रग ट्रैफिकिंग एंड एनवायरमेंटल क्राइम्स। जो क्राइम करके भागा है उसके एसेट्स की इंफॉर्मेशन लेने के लिए, कि ये कहाँ कहाँ एसेट्स हैं, उनको फ्रीज कर सकें या उन्हें जोड़ सकें केस में कि भैया यहां से बेच के पैसे दे, है ना। अगेन ऐसे विजय थोड़ी बनानी है वहां जाके हमारे पैसे से, राइट। सो इट इज एम्ड एट ट्रेसिंग एसेट्स लॉन्डर्ड अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर। मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ भी काम है, राइट। दिस इनिशिएटिव इज पार्ट ऑफ पायलट प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग 52 कंट्रीज। अभी स्टार्ट करके देख रहे हैं सही चलेगा कि नहीं। 52 कंट्रीज हैं, उसमें एक इंडिया भी है। रिक्वेस्ट इटली ने करा था, बट इंडिया इसका मेंबर होगा, राइट। Then how does it work? Countries can use the silver notice to request information on various assets
including properties, vehicles, finance accounts, etc. आइडेंटिफिकेशन एंड लोकेशन ऑफ दीज एसेट्स पता चलेगी और इंडिया को इसका बहुत फायदा होगा, बिकॉज हमारे यहाँ से बहुत सारे फ्यूजिटिव्स बाहर भाग गए हैं, पैसा लेके, बैंकों को लूट के, एयरलाइंस को लूट के, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट. सो इंडिया इज अ पार्टिसिपेंट इन दिस पायलट प्रोजेक्ट्स एंड स्टैंड्स टू बेनिफिट सिग्निफिकेंटली बिकॉज हमारे बहुत फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं. इनफैक्ट हम कुछ टाइम पहले फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट लेके आए थे कि जो जो भाग रहे हैं उनको स्पेशली पकड़ सके, पैसे लेके जो भाग रहे हैं, राइट. बिकॉज होता क्या था एग्जैक्टली, अगर आप कोई क्राइम करके भागे हो ना अदर देन इकोनॉमिक, भाई मर्डर रेप वगैरह, कोई किसी को बम मार के मार गए, तो दूसरी कंट्रीज फटाफट आपको वापस भेज देती थी कि भाग जा से. बट अगर आप उस कंट्री में 2000 करोड़ लेके जा रहे हो, आप समझो आपके घर में कोई 2000 करोड़ लेके आ गया, साथ वाले का मर्डर नहीं करके आया, 2000 करोड़ लेके आया और आपके घर में इन्वेस्ट करी जा रहा है, आपके बच्चे को रोल्स रॉयस ले दी है ना, आपको आईफोन का अगले 10 साल की बुकिंग करा दी, जो भी आएगा न्यू मिलेगा, तो व्हाई वुड यू लेट हिम गो. तो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स में ये प्रॉब्लम होती थी कि दूसरी कंट्री में जाके इन्वेस्ट कर देते थे, दूसरी कंट्री वाले फिर उन्हें वापस भेजते ही नहीं थे कि भैया कोई बात नहीं, आप बैठे रहो यहाँ. तो हेंस वी आर ट्राइंग टू मेक दैट बेटर. इंडिया ने तो किया ही किया, अब इंटरपोल भी इसमें आ गया. देन आईएनएस वगशीर, ये न्यू सबमरीन है जो इंडिया ने अभी इंडक्ट करी है अपनी सबमरीन की फ्लीट में. इसमें पूरा पूरा आपको याद होना चाहिए, ये जो कलावारी सबमरीन्स है मैजगन डॉक शिप बिल्डर्स में बन रही हैं. फ्रांस के साथ हमने इनिशियली किया था ये कि उनके साथ बनाएंगे, हेल्प भी ली, हम खुद बना रहे हैं मैजगन डॉक शिप बिल्डर्स में. स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है और ये 6th एंड फाइनल इन दिस रिगार्ड है. आइडिया क्या है जी, इसको देखते हैं एक बारी. सो 6 सबमरीन ऑफ फर्स्ट बैच ऑफ 6 कलवारी क्लास, हमने फर्स्ट बैच रखा था कि 6 कलवारी क्लास की सबमरीन बनाएंगे, राइट. स्पेसिफिकेशन होती है कि सबमरीन में कौन सा इंजन है. एक कलवारी क्लास में डीजल इंजन है ना. डीजल इंजन इज गुड बट नॉट सो बेनिफिशियल बिकॉज इसे हवा के लिए बाहर आना पड़ता था, ऑल दो टेक्निक्स लगाई. इससे सुपीरियर कौन सा होता है, न्यूक्लियर इंजन. न्यूक्लियर पावर सबमरीन को बाहर नहीं आना पड़ता. इंडिया के पास अरिहंत क्लास है, आईएनएस अरिहंत है जो न्यूक्लियर पावर्ड. एक कलवारी क्लास 6 आनी थी, राइट, एक एक करके, अब छठी ये लास्ट आई है वगशीर, राइट. इट इज नेम्ड आफ्टर द सैंड फिश विच लिव्स इन इंडियन डीप सी, इंडियन ओशन में, जो बहुत तगड़ी प्रेडेटर है. तो मारक कैपेबिलिटी के हिसाब से इसका नाम रखा है फिश के ऊपर. लॉन्च्ड इन अप्रैल 2022, अंडरवेंट एक्सटेंसिव ट्रायल्स. अदर 5 सबमरीन्स याद रखना, कलवारी कौन सी है, कलवारी क्लास की पहली कलवारी, खंदेरी, करांज, वेला, वगीर एंड लास्ट में वगशीर. याद होना चाहिए, कलवारी, खंदेरी, करांज, वेला, वगीर, वगशीर, याद होना चाहिए. 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स, कलवारी क्लास सबमरीन्स, ठीक है. क्या क्या फंक्शंस हैं इनके, ये डीजल इलेक्ट्रिक पावर्ड इंजन है, न्यूक्लियर पावर्ड नहीं. ऐसा ही सवाल आता है, इससे ज्यादा नहीं आता. ऑब्वियसली फिर एडवांस स्टेल्थ टेक्नोलॉजीज होंगी, सोफिस्टिकेटेड रिडक्शन ऑफ नॉइज लेवल्स होंगे, कॉम्बैट कैपेबिलिटीज अच्छी होंगी, गाइडेड वेपन्स, टॉर्पीडो, ये सारे हाँ मान जाना. कंफ्यूज क्या करते हैं कि ये लिस्ट क्या है, कर्नोलॉजी, कौन सी क्लास है, कौन सा इंजन है. कर्नोलॉजी कलवारी क्लास स्कॉर्पियन 6 देख लिया हमने इसमें, कलवारी से लेके वगशीर तक, एंड डीजल इलेक्ट्रिक इंजन है, न्यूक्लियर नहीं. बस इससे ज्यादा बाकी चलो ठीक है, याद रहता रहे, नहीं रहता जय माता की, ठीक है. अब ये आइलैंड कहाँ है, ये नीदून थीवू, खुद ही बोल रहा है मैं साउथ इंडिया की तरफ होऊंगा, है ना. सो ये श्रीलंका के, इंडिया श्रीलंका, यहाँ नॉर्थ में ज्यादा जगह बना दी और श्रीलंका ज्यादा बड़ा हो गया, सॉरी. सो इंडिया, श्रीलंका, यहाँ श्रीलंका के नॉर्दर्न साइड में नीदन थीवू. यहाँ पे फिशरमैन का रौला रहता है हमेशा. 17 फिशरमैन अरेस्ट हो गए, बट ये कोई नहीं पूछेगा 17 थे 16 थे, ऑब्वियसली. ठीक है, पूछेंगे कहाँ है भैया आइलैंड. सो नीदन थीवू, समटाइम नोन एज नीदन थीवू, इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द पार्क स्ट्रेट, लार्जेस्ट आइलैंड इन द पार्क स्ट्रेट, इंडिया श्रीलंका के सेंटर में जो पानी का है. इन द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका, दिस इज ऑल्सो नोन एज डेल्फ्ट आइलैंड और डेल्फ्ट आइलैंड. ये इन पे
डच कॉलोनियल्स ने नाम रखा था डेल्टा आइलैंड. इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट ऑफ द 7 इनहैबिटेबल आइलैंड्स इन द रीजन, पाक स्टेट के रीजन में. राइट, यहाँ पे बेसिकली टॉल पाम ट्रीज हैं, नो स्ट्रीम्स. कई बार ये पूछ लेते हैं नो स्ट्रीम्स. हाँ जी, नो स्ट्रीम्स. तो पानी कैसे चलता है? जो नॉर्मल पॉन्ड वॉन्ड डिप्रेशन में पानी इकट्ठा हो जाता है बारिश का. राइट, और यहाँ पे कौन सी पॉपुलेशन है? यहाँ पे फोर्ट भी बनाया हुआ है डच पीपल ने. डेड कोरल चंक्स से फोर्ट बनाया हुआ है, बट कोई बात नहीं, याद नहीं करना. प्राइमरली तामिलियन पीपल रहते हैं, 4800 पीपल. 50 स्क्वायर किलोमीटर का आइलैंड है, तामिलियन पीपल रहते हैं. मेन बात याद रखने वाली, निंदुन थीवू आइलैंड कहाँ पे है? पाक स्ट्रेट. बस, और कुछ नहीं आने वाला इससे कि पेड़ है कि नहीं, डच वो है कि नहीं, कोई नहीं पूछने वाला. कहाँ है? पाक स्ट्रेट. इंडिया श्रीलंका, श्रीलंका के ऊपर, इंडिया के नीचे. राइट, सो दैट इज इट फॉर द डे. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड एवरीबडी इज वेलकम फॉर एवरी क्लास. कोई दिक्कत हो मुझे बताना, अपने अपने स्कोर्स भी मैसेज कर देना कितने रहे थे. अगर कोई इशू हो, कुछ हो, आपको पीडीएफ अवेलेबल रहेंगी ऑब्वियसली. एंड इफ देयर इज एनी अदर क्वेश्चन और इशू, लेट मी नो. थैंक यू सो मच.